CH6 बेशर्म जमाई। हे राम जी, ये कैसा जमाई है, घर के नौकर से पैसे मांगने में शर्म भी नहीं लगता है। हरिचंद्र जी वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर इन नज़रों से देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं। असल में ब्रह्मांशी ने हरिचंद्र राय जी से कुछ पैसे उधार मांगे थे, जिसे सुन हरिचंद्र जी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहते थे। हरिचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन वर्धमान जैसे बेशर्म आदमी से उनकी मुलाकात शायद से हुई हो। वही इन सब से बेखबर ब्रह्मांशी ने तो इसलिए मांगी थी क्योंकि जब उसने वर्धमान की जेब टटोली तो उसे 1 रुपये भी न मिला। काका, क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे जो आप मुझे उधर दे सके? ब्रह्मांशी दोबारा से हरिचंद्र जी से पैसे की मांग करते हुए सवाल करती है। जमाई सा है। हरिचंद्र जी कुछ शब्द के साथ वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के सवाल का जवाब देते हैं। तो फिर क्या कुछ पैसे आप मुझे उधार दे पाएंगे? ब्रह्मांशी सीधे ही उनसे पैसों की गुहार करते हुए कहती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी छवि कैसी छप रही होगी। रुकिए। हरिचंद्र जी ब्रह्मांशी को थोड़े समय के लिए वेट करने के कह के वहां से उठ जाते हैं और अपने कमरे के ओर पैसे लाने के लिए चले जाते हैं। वो वर्धमान से माना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसा भी हो लेकिन है तो राणावत घराने की बड़ा दामाद है। वही पैसों की इंतजाम होते देख ब्रह्मांशी के चेहरे पर एक मुस्कान सा गई थी। कुछ वक्त बाद हरिचंद्र जी अपने हाथों में 5,000 रुपये ला ब्रह्मांशी को सौंप देते हैं और उससे कहने लगते हैं, जमाई सा, हमारे पास इतने कैश ही है, बाकी सब हमारे बैंक के खाते में जमा है। कोई बात नहीं काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। इतना कह अपने हाथों में छतरी पकड़े हुए बंगलों से निकल जाती है ब्रह्मांशी। आधे घंटे बाद ब्रह्मांशी एक घर के सामने खड़ी था। यह घर देखने में ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि एक परिवार आराम से रह सके। घर के गेट पर खड़े हो ब्रह्मांशी बेल को बजा देती है। असल में जिस जगह ब्रह्मांशी खड़ी है उसी जगह पर मदन मोहन लाल जी का घर है। यह जो सामने घर दिखाई दे रही ब्रह्मांशी को, असल में यह घर मदन मोहन लाल जी का ही है। आधे घंटे पहले मदन जी ने ही उसे अपने घर का एड्रेस दिया था। इसी बीच गेट खोलते हुए मदन जी बाहर आते हैं। यह है मदन मोहन लाल, गीत देवी का पर्सनल लॉयर और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा आदमी जो वर्धमान का भला चाहता है। जब गीत देवी जिंदा थी तब उन्होंने ही मदन जी को नौकरी दे उनके घर को टूटने से बचाया था, जिसका एहसान मदन जी कभी भी चुका नहीं पाएंगे। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल के होंगे। मदन जी देखने कुछ खास भी नहीं है, लेकिन जैसा भी हो लेकिन बेचारे दिल के बड़े अच्छे हैं। खम्मा घनी राजकुमार सा। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर हाथ जोड़ते हुए मदन जी उसका स्वागत करते हैं। वही ब्रह्मांशी भी मदन जी का मान रखते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, घनी खम्मा मदन जी, राजकुमार सा अंदर चलते हैं। मदन जी वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। मदन जी के कहने के पर ब्रह्मांशी उनके साथ घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ब्रह्मांशी और मदन जी दोनों ही हॉल पर बैठ जाते हैं। वही मदन जी के श्रीमती जी ने वर्धमान के आदर सत्कार में मिठाई परोस दी। राजकुमार सा। मदन जी अपने आप को थोड़ा सा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर झुकाते हुए कहते हैं। मदन मोहन लाल जी के चेहरे के भाव को देख ब्रह्मांशी समझ जाती है कि मदन जी क्यों ऐसे भाव बनाए हुए हैं। वो अपने गले को साफ करते हुए मदन जी से कहने लगती है, मदन जी, मुझे मेरे हिस्से में आए प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहिए। अपने सामने बैठे वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के बातों को सुन मदन जी अपने कान खड़े कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वर्धमान यही कहने के लिए उनके पास आया है, लेकिन ऐसे सीधे ही मुद्दे पर आ जाएगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं था। वो वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देख खिसियाते हुए कहते हैं, राजकुमार सा, आप जरा बैठाइए, मैं आगाज लेकर आता हूँ। इतना कह मदन जी अपने तोंद को हिला हिलाकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगते हैं। वही वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी हाल पर बैठे मदन जी के घर का जायज लेने लग गई। मदन जी का घर 2 मंजिला था। मॉडर्न जमाने में जितनी सुख सुविधा एक परिवार को चाहिए वो सारी सुविधाएं उनके घर पर मौजूद है। ऐसे ही हॉल पे बैठे बैठे नजरें घुमाते हुए उनके नज़र किसी चीज़ के वहां रुक जाती है। वो एकटक उसी चीज़ पर ही देखे जा रहा था। तभी मदन जी हॉल पर वापस आते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, राजकुमार सा, ये रहे सारे कागजात जो आपके नाम है। मदन जी अपने जगह वापस से बैठते हुए कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांशी तो अभी भी उसी चीज़ के ऊपर नज़र गिराया बैठी थी। अपने सामने वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को यूं किसी चीज़ देखते देख मदन जी भी उसके नज़र की पीछा करते हैं। जब उसे वो चीज़ दिखाई पड़ती वो अपने गले को साफ करते हुए कहने लगते हैं, रानी सा की काफ़ी दया है हमारे ऊपर, अगर वो नहीं होते तो उस वक्त तो फिर हम भी नहीं होते राजकुमार सा। असल में ब्रह्मांशी जिस चीज़ के ऊपर अपनी नज़र टिकाई बैठी थी वो कुछ और नहीं बल्कि वर्धमान के माँ गीता देवी जी की फ़ोटो थी। उनके फ़ोटो में अलग ही तेज थी। वही मदन जी के आवाज़ से ब्रह्मांशी अपने ख्यालों से निकलते हुए मदन जी से सवाल करती है,
लेकिन इनके मतलब हमारे माँ की फोटो यहाँ पर क्यों टांगे रखा है आपने मदन जी? वो राजकुमार सा, रानी सा के बड़े उपकार है हमारे ऊपर, हमारे लिए साक्षात देवी थी वो, उनके वजह से ही मुझे उनके कारखाने के और उनके पर्सनल वकील बन पाया था, नहीं तो हम कोर्ट के धक्के खाते रहते। मदन जी पुराने बातों को याद करते हुए कहते हैं। खैर छोड़िए पुराने बातों को, वैसे हुकुम, अगर देखा जाए तो आपके पास आए संपत्तियों के कुल दाम है पूरे 20 करोड़ रुपए। तो फिर आप कहे तो किसी बड़े कस्टमर को पकड़े हम। मदन जी अपने पुराने ख्यालों को साइड करते हुए काम की बात पर आते हुए कहते हैं। किसने कहा हम हमारी संपत्ति बेचना चाहते हैं? वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी अपने निगाहों को पैनी करते हुए मदन जी से कहती है। तो फिर मदन जी डर और कंफ्यूजन के साथ पूछते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी कागजात को आपके यहाँ से लेने आए हैं, ना ही संपत्ति बेचने की बातें करने। ब्रह्मांशी अपने यहाँ आने की सही कारण मदन जी को बताते हैं। वही वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के आने के असली वजह के बारे में जान मदन जी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वही अगर मदन जी की सोच के बात करें तो इतना सोचना इनके लिए लाजमी थे, क्योंकि वर्धमान है ऐसे व्यक्ति जिसके बारे कुछ अच्छा सोचा ही न जाता है। तभी दोनों के बीच के इस कश्मकश को तोड़ते हुए कोई हॉल के दरवाजे से होते हुई कोई अंदर आती है। बाबा मैं आ गई। ये जो व्यक्ति अभी अभी हॉल में पधारी है यह कोई और नहीं बल्कि मदन जी के लौती बेटी नयनतारा है। नयनतारा 21 साल की लड़की है जिसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई इसी साल खत्म कर चुकी है और अभी फिलहाल जॉब ढूंढने में लगी है। नयनतारा भी साधारण देखने वाली लड़की, न ज़्यादा गोरी और नहीं ज़्यादा काली, कद में भी मीडियम है, लेकिन नया नक्श किसी हीरोइन से कम नहीं है। लंबे बाल और काली आंखें देख कोई भी उसे बदसूरत कहने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। वही ब्रह्मांशी इस नए इंसान को देखती है और फिर वापस से अपने नजरें मदन जी के ओर फिराते हुए उनके ओर देखते हैं, मानो पूछ रही हो कि ये कौन है। मदन जी भी उसके आंखों से ही उसके सवाल को समझ जाती है। वो अपने बेटी नयनतारा को अपने पास आने के लिए कहते हैं। बेटी इधर आओ, ये है राजकुमार वर्धमान राजपूत, तुम्हारे रानी माँ गीत देवी के बेटे। मदन जी नयनतारा को वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी से परिचित कराते हुए कहते हैं। राजकुमार सा, ये है मेरी एकलौती बेटी नयनतारा, इसी साल इसने अपनी मैनेजमेंट की डिग्री खत्म की है, अभी नौकरी के तलाश में। मदन जी इस बार ब्रह्मांशी को नयनतारा से परिचित कराते हुए कहते हैं। खम्मा घनी राजकुमार सा, खम्मा घनी नयनतारा बाई सा। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी नयनतारा से कहती है। वही नयनतारा को देख ब्रह्मांशी के दिमाग में कुछ चलने लगती है। कुछ देर अपने मन में सोच विचार करने के नयनतारा और मदन जी से कहती है, जिसे सुन दोनों ही झूम उठते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा था ब्रह्मांशी ने जैसे सुन दोनों बाप बेटी झूम उठे? क्या करेगी ब्रह्मांशी वर्धमान के संपत्ति से? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। CH7 मायावी नर पिशाच। सच में राजकुमार सा, मदन जी खुशी से झूमते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी से कहते हैं। हाँ काका सच में। नयनतारा जी आपको इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं राजकुमार सा, मुझे आपके इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने मुझे नौकरी दी। नयनतारा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर कृतज्ञता के भाव के साथ कहती है। पिछले 2 महीनों से नयनतारा नौकरी ढूंढ रही है लेकिन किसी भी कंपनी में उसकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन आज अचानक से ब्रह्मांशी के नौकरी देने के बाद से उसके मुसीबतों से भरी दुनिया में आशा के किरण बन आई ये अवसर। तो फिर कब से ज्वाइन करनी है राजकुमार सा? वो मैं आपको बता दूंगा। ब्रह्मांशी नयनतारा के उत्साह से भरी हुई चेहरे के ओर देख मुस्कुराकर बोलती है। तो फिर काका सा हम चलते हैं। अपने हाथों को जोड़ते हुए ब्रह्मांशी आपने सामने बैठे मदन मोहन लाल जी से कहती है। थोड़े वक्त बाद मदन मोहन लाल जी के घर से निकलकर ब्रह्मांशी मोबाइल पे टाइम को चेक करके अपने आप में ही बुदबुदाने लगती है। मदन काका घर में 2 बजे पहुंची थी और अब शाम होने को आई है, 4 बज चुके हैं। मुझे जल्दी ही कारखाने के वहां जाना होगा। अपने कदमों को तेज करते हुए ब्रह्मांशी मदन जी के कॉलोनी से निकल जाती है। इधर एक तरफ जहां ब्रह्मांशी वर्धमान के जीवन के तारों को जोड़ने में लगी है तो वहीं दूसरी ओर एक सुनसान से जगह पर ईशा वायु मंत्रों का जाप करो। अर्जुन अपने हाथों से आग की गोला फेंकते हुए कहता है। अपने तलवार को हवा में हिलाते हुए ईशा अपने साथी अर्जुन के कहने पर वायु मंत्रों का जाप करने लग गई। जैसे जैसे वो वायु मंत्रों को जाप करते जा रही थी वैसे वैसे वो हवा में उड़े जा रही थी। अब तकरीबन 8 फुट ऊंचाई में थी ईशा जमीन से। वही आग का गोल फेंकते हुए अर्जुन अपने साथी ईशा से कहता है, दिस मैजिकल क्रिएचर इज अनबिलीवेबल। वही उतने में ही ईशा अपने हाथों से तलवार को हिलाते हुए अपने सामने आने वाले खतरों का सामना करने लगती है। यहाँ पर जो ईशा और अर्जुन की बातें हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि खुद ईशा रनावत है, जो वर्धमान की बीवी और रनावत ग्रुप्स ऑफ कंपनी की CEO है। उसके साथ जो आदमी आया हुआ है यह है अर्जुन कपूर।
कपूर घराने का बड़ा बेटा। राजस्थान में कपूर घराने की बड़ी चलती है क्योंकि राजस्थान के सरकार में ज्यादा संख्या में कपूर घराने के लोग ही घुसे हैं। राजनीति में कपूर घराने के हाथ बड़े सख्त है। इस मॉडर्न जमाने में भी जादुई इंसान और इनके साथ जादुई ताकत है, बस फर्क इतना है कि ये इंसान अपने ताकत किसी मामूली इंसान के सामने जाहिर नहीं करते हैं। मायावी दुनिया के कायम आज भी कली युग में भी है, बस बात इतनी सी है कि इसमें पहले वाली तकनीकें और ताकतें नहीं रह गई है। पुराने तकनीकों के जगह पर आज के नए और आधुनिक तकनीकों ने जगह ले ली। दोनों ही अर्जुन और ईशा आज राजस्थान के कोलेडो नेशनल पार्क में थे। दोनों ही किसी मायावी शक्ति से लड़ रहे थे। जिस मायावी शक्ति से दोनों लड़ रहे थे वो थी एक पिशाच। लेकिन यह पिशाच कोई मामूली पिशाच नहीं है, बल्कि एक नर पिशाच है जिसकी ताकतें इंसानों की मांस खाने से बढ़ती है। यह पिशाचें इतनी ताकतवर होती है कि किसी का भी रूप ले सकती है, जब चाहे तब गायब हो सकती है और बहुत सारे मायावी कामों को अंजाम भी दे सकती है। मायावी शक्तियों के दुनिया के हिसाब से मायावी शक्ति रखने वाले कोई भी शक्ति, चाहे वो बुरी हो या फिर अच्छी, वो उतना ताकतवर होता है जितना उसकी उम्र होती है। अभी ईशा और अर्जुन जिस नर पिशाच के पीछे पड़े हैं, ये पूरे 200 साल पुरानी है, जिस वजह से इस नर पिशाच की ताकत उनसे काफ़ी हद तक ताकतवर है, जिस वजह से दोनों को इसे पकड़ने में मुश्किल हो रही है। बहुत हो गया लुक छुपी, ईशा अपने आप में झुंझुलते हुए कहती है। तभी ईशा जो जंगल के बीच हवा में उड़ रही थी, उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, अरे बच्ची पकड़ो पकड़ो मुझे। ईशा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी शिकार वो नर पिशाच दिखाई पड़ती है। यह नर पिशाच देखने में किसी आदमी जैसा है जिसके ड्रैक्युला के समान लंबे लंबे दांत है। इसका पूरा शरीर सफ़ेद रंग से ढका हुआ था, मात्र उसके लाल आंखें ही थी जो उसके इस डरावने शरीर को और डरावना बना रहे थी। उसके पूरे बदन में कुछ पिंपल्स जैसे मुहासे थे। तभी उस नर पिशाच के पीछे से अर्जुन अपने आग के गालों से एक घेरा बनाते हुए उस पिशाच के पास ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन के आग के गोले को देख लिया था, इसलिए वो अपने हाथों से अपने तलवार को घुमा के वायु चक्र मंत्र का जाप करने लग गई। नर पिशाच भी किसी से कम नहीं था, उसे पता था ये दोनों मनुष्य उसे पकड़ने के लिए ही उसके पीछे पीछे आए हुए हैं और उसके लिए उसने पूरा इंतजाम कर लिया था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कह वो नर पिशाच वहां से गायब हो जाता है। वो इस तरह से गायब होता है मानो किसी धुंध में गायब हुआ हो। जैसे ही वो पिशाच वहां से गायब होती है, वैसे ही वहां पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुंध छा जाती है। इस बात से अनजान कि वहां से वो नर पिशाच गायब हो चुका है, ईशा अपने मंत्रों द्वारा तैयार किए गए वायु चक्रों को जहां पर वो पिशाच खड़ा था वहां फेंक मारती है, तो वही इन सब से बेखबर अर्जुन भी अपने आग के गोले को उधर ही फेंक देता है। फलस्वरूप ये होता है कि दोनों के ही ताकत एक साथ टकराते ही और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है पूरे जंगल में। कोलेडो के इस शांतपूर्ण जंगल में यूं अचानक हुए विस्फोट और मायावी शक्तियों के टकराने से जंगल के जानवर डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। वही शक्तियों के टकराने से विस्फोट का असर उन दोनों पर भी हुआ। सहस्त्रार चक्र के पहले स्तर पर होने के वजह से ईशा ने चारों ओर पानी का घेरा बना अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लेकिन अनाहत चक्र के दूसरे चरण पर होने के वजह से अर्जुन इस विस्फोट के असर से बच नहीं पाया। और जब विस्फोट का असर खत्म हुआ तब उसे देखकर ऐसा लग रहा मानो कोई भिखारी गलती से आ गया था। आग के वजह से उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, वही हवा की तेज झोंकों ने उसके कपड़ों को फटा दिए थे। जैसे ही विस्फोट का असर खत्म होता है तो ईशा अपने सुरक्षा चक्र से बाहर आते हुए अर्जुन से कहती है, भाग गया वापस से वो। 4 बार टीम भेजे गए इस नर पिशाच को पकड़ने के लिए, लेकिन चारों बार हम फेल हो गए। हाँ चलो, अब हमें रिपोर्ट भी करना है। इतना कह ईशा हवा में गायब ही जाती है। वही ईशा को गायब होते देख अर्जुन भी गायब हो जाता है। वही दूसरी ओर ब्रह्मांशी अब एक ऐसे जगह पर खड़ी थी जहां दूर दूर तक इंसानों की परछाई तक नहीं थी। पूरा जगह खाली था, मानो कोई मरघट हो। वही ब्रह्मांशी इस भूतहा जगह के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो बाहर दरवाजे से एक झुंड चमगादड़ बाहर आती है। ऐसी कौन सी भूतहा जगह पहुंच गई थी ब्रह्मांशी? कौन है यह नर पिशाच जिसे पकड़ने के लिए पागल हो चुके हैं ईशा और अर्जुन? क्या रिश्ता है ईशा और अर्जुन के बीच? आखिर क्यों कही ब्रह्मांशी ने नयनतारा को नौकरी देने के बाद जब उसके पास ही नहीं है नौकरी? कैसे लाएगी नौकरी ब्रह्मांशी नयनतारा के लिए? क्या ब्रह्मांशी और ईशा की मुलाकात कभी हो पाएगी? CH8 रहस्यमयी कमरा। असल में ब्रह्मांशी जिस भूतहा जगह पर मौजूद था वो एक फैक्ट्री है। ये वही फैक्ट्री है जिसे वर्धमान की मां गीता देवी चलाती थी, लेकिन उनके मौत के बाद ये फैक्ट्री बंद पड़ गई। पिछले 13 सालों से बंद पड़े रहने के कारण फैक्ट्री की हालत किसी भूतहा जगह जैसा हो गई है। जैसे ही ब्रह्मांशी फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसकी स्वागत करने के लिए चमगादड़ आ जाते हैं। यूं अचानक हुए चमगादड़ों की हमले ने ब्रह्मांशी को चौंका दिया था। इन चमगादड़ों से बचने के लिए ब्रह्मांशी अपने सिर को हाथों से ढकते हुए नीचे बैठ जाती है। चमगादड़ों के जाने के बाद ब्रह्मांशी अपने शरीर को झाड़ते हुए आगे बढ़ती है।
जैसे जैसे वो फैक्ट्री के अंदर जाती है वैसे वैसे उसे फैक्ट्री की हालत दिखाई देती है। पूरा फैक्ट्री मकड़ियों के जाले से ढक चुका था। जो मशीन फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे यूं लग चुके हैं। वही फैक्ट्री के अंदर से असहनीय बदबू ब्रह्मांशी के स्वागत के लिए खड़ी थी। फैक्ट्री में घना अंधेरा पसरे होने के कारण ब्रह्मांशी को अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट के सहारे कदम फैला लग रहे थे। फैक्ट्री के अंदर बदबू इतनी तेज थी ब्रह्मांशी को अपने बदन पर पहने हुए शर्ट की मदद से नाक ढकनी पड़ रही थी। थोड़े समय फैक्ट्री के अंदर व्यक्त बिताने के बाद ब्रह्मांशी फैक्ट्री के बाहर आती है। बाहर आते ही बाहर के खुले हवा की सांस को चैन से लेती है। कुछ पल सकूं के सांस लेने के बाद ब्रह्मांशी वापस से अपने मोबाइल पर टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी तो शाम के 7 बज चुके हैं। ब्रह्मांशी टाइम को देख अपने आप बुदबुदाने लगती है। हमें जल्दी से जल्दी पुश्तैनी किले जाना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ देर चलने के बाद एक रिक्शा पकड़े ब्रह्मांशी पुश्तैनी किले की ओर रवाना हो जाती है। वही तकरीबन 45 मिनट बाद ब्रह्मांशी आखिर में वर्धमान के हिस्से में आए पुश्तैनी किले में पहुंची जाती है। यहाँ पर पुश्तैनी किले का भी वही हालत थी जैसी कारखाने की थी। ब्रह्मांशी किले के बाहर पहुंचते ही बिना देरी किए सीधे ही अंदर की ओर चली जाती है। देव्या आत्मा होने के वजह से ब्रह्मांशी को किसी भी बुरी शक्ति डर भय नहीं था। वो जहाँ जाती उधर ही अपने पूरे दम के साथ चली जाती है। किले के अंदर जैसे ही जाती है तो उसे अपने चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देती है। किले के दीवार पुराने होने के वजह से टूटने के कगार में आ चुके हैं। चारों ओर मकड़ी के जाल बिखरे हुए थे। बस इस बात की सकूं थी कि यहाँ पर कोई चंगादार नहीं थे और ना ही किसी किस्म का बदबू। लेकिन हाँ, पुराना होने के वजह से यहाँ पर किसी प्रकार के रोशनी के सुविधा नहीं थी। वो तो भगवान की शुक्र है ब्रह्मांशी के पास मोबाइल थी। एक तो रात हो रही थी और ऊपर से ये काली अंधेरी जिसमें ब्रह्मांशी के हाथ में पकड़े लाइट की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। ब्रह्मांशी सबसे पहले किले के निचले हिस्से को अच्छे तरह से देखती है। किले के निचले हिस्से कुछ खास ना मिलने के वजह से ब्रह्मांशी ऊपर के ओर जाने लगती है। पुराने होने के वजह से किले के सीढ़ियां भी कमजोर हो चुके थे। जैसे तैसे ब्रह्मांशी सीढ़ियों के बीच पहुंच जाती है। सीढ़ियों के बीच में एक बड़ी सी फोटो फ्रेम टंगी हुई थी और उस जगह से आगे ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ियां दिखाई देती है, एक बाएं ओर तो दूजा दाएं ओर। ब्रह्मांशी एक एक करके दोनों सीढ़ियों के ओर देखती है, फिर वापस से वो अपनी नजरें उस फोटो फ्रेम के ओर करती है जो फिलहाल धूल से ढका हुआ था। ब्रह्मांशी अपने एक में मोबाइल को पकड़े और दूसरे हाथ से उस फोटो में लगे धूल को साफ करने लगती है। धूल साफ करने पर फोटो पे किसी की तस्वीर नजर आती है। देखने में यह तस्वीर किसी राजा महाराजा का लगता है। जैसे ही ब्रह्मांशी को लगती है कि इस फोटो से उसे कुछ जानकारी मिल सकती है। बस और क्या था, इस एहसास मात्र से वो अपने हाथों से और जोर लगते हुए उस तस्वीर साफ करने लगती है। एक बार तस्वीर पूरी तरीके साफ होने के बाद उसमें जिस व्यक्ति का तस्वीर दिखाया गया था उसे देखती ही ब्रह्मांशी के सिर में दर्द होने शुरू हो गए। दर्द के मारे ब्रह्मांशी अपने खाली हाथ को फोटो फ्रेम पे रख अपने शरीर के वजन को उधर कर थोड़ा सा रिलैक्स होने की प्रयास करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने आप से कहने लगती है, अच्छा तो ये फोटो वाला आदमी वर्धमान का दादा है। असल में उस वक्त जब ब्रह्मांशी का इसलिए सिर चकराया था क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में वर्धमान के यादें आ रही थी और जैसे ही वापस से उसके दिमाग वर्धमान के यादें आ गई तो उसे समझ में देर न लगी कि उसके सामने के फोटो में जो ये व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि वर्धमान के दादा हर्षवर्धन राजपूत है। फोटो के नीचे भी उसके दादा के नाम साफ साफ लिखा था। फोटो थोड़ी देर देखने के बाद ब्रह्मांशी ये निश्चित करती है कि सबसे पहले वो दाहिने ओर जाएगी। जैसे ही दाहिने ओर जाती है तो उसे जो दिखाई देती है वो उसने कभी कल्पना ही नहीं की। असल में उसे वहां पर खंडहर जैसे कुछ दिखाई देती है, हालांकि कि उसके हाथ में रखे मोबाइल की रोशनी धीमी थी जिस वजह से उसे कुछ खास दिखाई नहीं देती है। ब्रह्मांशी को पता था कि इस समय अगर वो वहां पर जाती है तो उसके पेड़ों पे कुल्हाड़ी मारने जैसे होगा, इसीलिए उसने फैसला किया ना बाएं ओर जाया जाए। उधर से लौट ब्रह्मांशी अपनी कदम बाएं ओर करती है। बाएं ओर की हालत दाहिने ओर के मुकाबले हालत अच्छे थे। वहां के दृश्य को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर लोग रहते हो। वहां पर एक कतार में कमरे दिखाई जा सकते थे। ब्रह्मांशी उसी कमरों के आगे से होते हुए चलती जा रही थी। हर कमरे के आगे वो लाइट से देखे जा रही थी कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है उससे। जैसे तकरीबन 10 मिनट तक जाते जाते वो एक कमरे के आगे आ रुक जाती है। जिस कमरे के आगे आ वो रुकी थी उस कमरे के दरवाजे के ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा था हर्षवर्धन राजपूत। वर्धमान के दादाजी का नाम देखते ही ब्रह्मांशी समझ जाती है हो ना हो यह कमरा जरूर वर्धमान के दादाजी का है। इतनी सी बात की पुष्टि होते ही ब्रह्मांशी उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। दरवाजे में बहुत सारे मकड़ी जाले लगे थे और ऊपर से धूलों से ढका हुआ था। किसी तरह से मकड़ी के जाले और ऊपर लगे धूल के हटा अपने मुंह से फूंक मारते हुए ब्रह्मांशी दरवाजे के किवाड़ को साफ करती है।
किवाड़ को साफ कर वो दरवाजे को खुलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद दरवाज़ा खुलने की नाम नहीं ले रही थी। दरवाजे को देख ऐसा लग रहा था मानो बहुत सालों से इस दरवाजे को खुला नहीं गया और साथ में ही उसमें जो भी यूं लगे थे वो तो है। काफ़ी कोशिश करने पर जब भी दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो समझ जाती है कि यह दरवाज़ा ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से खुलेगी। ब्रह्मांशी गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहने लगती है, जरूर इस दरवाजे के पीछे कुछ रहस्य छिपा होगा जिस कारण ताकत से ये दरवाज़ा खुल रहा। इस बात की पुष्टि होती ही ब्रह्मांशी दरवाजे पे किसी तरह के इशारे की खोज करने के लगती है। 5-10 मिनट ऐसे खोज बिन करने के बाद ब्रह्मांशी को कुछ दिखाई पड़ती है। उसे दरवाजे के नीचे के ओर कुछ हथेली नुमा निशान दिखाई देती है। निशान को गौर से देखने के लिए ब्रह्मांशी नीचे के ओर झुक जाती है। दरवाजे के आगे बैठे हुए ही ब्रह्मांशी उस हथेली नुमे निशाने की परीक्षण करने लगती है। जब उस हथेली नुमा निशान को वो गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक हाथ के चाप देने की चिन्ह है। जैसे ही ब्रह्मांशी को उस निशाने की पुष्टि हो जाती है तो उसे इस बात को समझ में देर नहीं लगी। उसे समझ में आ जाता है कि यही वो इशारा है जिसके सहारे इस कमरे के अंदर जाया जा सकता है। ब्रह्मांशी ने हिम्मत कर अपने दाएं हाथ के हथेली को वहां पर रख देती है और जैसा अनुमान था वो रहस्यमय कमरा खुल जाता है। दरवाजा चरमरा के खुलती है, लेकिन इस चरमराहट की आवाज़ बहुत ही दयनीय थी। आवाज़ को सुन ऐसा लग रहा था मानो उसके कान फटे जा रहे। थोड़े समय के कष्ट के बाद आखिर में दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाती है। दरवाजे के खुल जाने के बाद ब्रह्मांशी कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर गहन अंधेरा पसरा हुआ था और उस अंधेरे में ब्रह्मांशी उस कमरे के रहस्य को उजागर करने में लगा हुआ था। ब्रह्मांशी को कुछ भी अलग यहाँ फिर चमत्कारी दिखाई नहीं देती है, जिस कारण उसे समझ नहीं आ रहा था तो किस बात पर इस कमरे में इतनी कठिनाई थी। निराशे के साथ ब्रह्मांशी जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुई तभी उसे कमरे के अलमीरा के वहां से लाल रोशनी दिखाई देती है। क्या है ये लाल रोशनी? आखिर ऐसी कौन सी रहस्य छिपे है इस कमरे के अंदर में? ब्रह्मांशी क्यों आई किले में? CH9 रहस्यमयी किताब। जैसे ही वो लाल रोशनी ब्रह्मांशी को दिखाई देती है वैसे ही ब्रह्मांशी अपने कदम अलमीरा के उधर करती है। अलमीरा के वहां पहुंचकर उस रहस्यमय लाल रोशनी की खोज करने लग गई। थोड़ी देर रोशनी के स्रोत को ढूंढने के बाद आखिर में उसे वो लाल रोशनी दिखाई दे ही जाती है। वो रहस्यमयी लाल रोशनी अलमीरा के नीचे के ओर से आ रही थी। जिज्ञासुवश ब्रह्मांशी नीचे झुक उस रोशनी की पीछा करने लगती है। जैसे ही वो अलमीरा के नीचे देखती है तो उसे आंखें चौंधिया देने वाली लाल रोशनी दिखाई पड़ती है। रोशनी की तेज इतनी थी कि उसे अपने आंखों को बचाने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन जिज्ञासु परिपूर्ण हो जाने के वजह से ब्रह्मांशी को इस रहस्यमयी लाल रोशनी के स्रोत को जाने की काफ़ी इच्छा थी, जिस कारण बंद आंखों में ही उसने अलमीरा के अंदर अपने हाथ घुसा दिए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद आखिर में उसे हाथों में कुछ बक्सा नुमा चीज़ महसूस होती है। उसे समझ आ जाता है उसने जो भी चीज़ पकड़ा है वो शायद से एक बक्सा होगा। जैसे ही उसके हाथ वो बक्सा आती है वैसे ही चारों ओर वो रहस्यमयी लाल रोशनी फैल गई। पूरा कमरा लाल रोशनी से ढक चुका था। चारों ओर हर एक चीज़ लाल दिखाई दे रही थी। खुद ब्रह्मांशी की शरीर भी इस तरह से इस लाल रोशनी में सिमटा हुआ था मानो ब्रह्मांशी के शरीर के आधार ही है ये लाल रोशनी। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस बारे में ब्रह्मांशी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। असल में जैसे ही वो रहस्यमयी बक्सा नुमा चीज़ ब्रह्मांशी के हाथों में आई तो उससे एक धार से लाल रोशनी बिखरने लगी, लेकिन ये रोशनी केवल कुछ समय के लिए थी, क्योंकि कुछ क्षण बाद ही वो रहस्यमयी लाल रोशनी इस तरह गायब हो गई मानो यहाँ पर इस रोशनी की कोई वजूद ही नहीं थी। जैसे ही लाल रोशनी बिखरना बंद हो जाती वैसे ही इसके अनुभव मात्र से ही ब्रह्मांशी अपने आंखें खोलते ही आंखें खोलने के बाद वो चारों देखती है तो उसे दूर दूर तक कहीं पर भी उस लाल रोशनी के निशान नहीं दिखाई पड़ते हैं। लाल रोशनी के दिखाई ना देने पर ब्रह्मांशी अपने आप में ही बड़बड़ करने लगती है। पता नहीं वो रोशनी कहाँ चली गई। इतना कह वो अपनी नज़र उस बक्से नुमा चीज़ पर लाती है। जब वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल के फ्लैशलाइट से गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि बक्सा नुमा चीज़ तो असल में एक किताब है। बस बात इतनी सी है कि किताब की आकार एक बक्से जैसा है, लेकिन कहना पड़ेगा किताब की आकार को अगर गौर से न देखा जाए तो कोई भी नहीं कह सकता है कि यह एक किताब है। अपने हाथों से अच्छे से किताब को टटोलने के बाद ब्रह्मांशी को इस बात की एहसास होती है कि किताब की ऊपरी भाग किसी सख्त और भारी चीज़ों से बनाई गई है। किताब के ऊपरी भाग को किसी काले रंग की परत के साथ बनाई गई है। लेकिन एक बात थी जो ब्रह्मांशी को खटक रही थी और वो है कि इस किताब के ऊपरी भाग में किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार के शक्ति होने के वजह से ब्रह्मांशी इस भाषा को समझने में नासमर्थ रही। किताब में एक हुक था जिससे समझ आ रहा था कि किताब को खुलने का यही एकमात्र साधन है, लेकिन काफ़ी जोर लगाने पर भी किताब में लगी हुक नहीं खुलती है। आखिर में परेशान हो किताब को साइड में रख बिस्तर पे बैठ ब्रह्मांशी अपने आप सोच विचार करने लग गई कि आखिर में इस किताब को कैसे खोले।
तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, ऐसा भी तो हो सकता है, जिस तरह कमरे के दरवाजे में पहली छिपी थी उस तरह से इस किताब को खोलने के लिए भी ऐसे ही पहली छिपी हो। इस बात की ज्ञान होते ही ब्रह्मांशी स्फूर्ति के साथ बिस्तर से कूदते हुए किताब के सामने जा खड़ा हो जाती है। किताब को हाथ में ले वो उसे अच्छी तरीके से टटोलने लगती है, लेकिन बहुत देर टटोलने के बाद भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती है सिवाय किताब के हुक में एक बहुत ही छोटे से छेद के। ऐसे ही निराशे के साथ वो अपनी हार मानने ही वाली होती है कि उसे बार बार उस छेद के बारे में ख्याल आती है। बार बार एक ही ख्याल आने के वजह से ब्रह्मांशी किताब को वापस से अपने हाथों में ले देखने लगती है। उस छेद को अपने हाथों ले वो अपने आप में ही सोच विचार करने लग जाती है। यहाँ पर हथेली के चाप भी नहीं है और नहीं कोई पहेली लिखी है, बस एक छेदनुमा एक गड्ढा जैसे एक छोटी सी छेद है जिसमें सिर्फ पानी और इसके लायक चीजें ही जा सकती है। जैसे ही ब्रह्मांशी अपने आप में पानी की बात करती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आती है और वो अपने आंखों को बड़ी करते हुए इस प्रकार से कहने लगती है मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। समझ गई, इस किताब को खुलने के लिए हमें खून की जरूरत है। इतना विचार करते ही वो अपने आसपास हाथ से खून निकालने के लिए किसी नुकीले हथियार को ढूंढने लग गई। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक चाकू मिल जाता है जो जंग लग चुका था, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि थोड़ी जोर देने से हाथों से चुटकी भर के खून निकाल सके। ताबड़तोड़ कोशिश करने के बाद आखिर में ब्रह्मांशी के हाथों से खून निकाल ही जाती है। अपने हाथ से खून निकलते ते देख बिना देर किए किताब के सामने ले जा उस छेद में डाल देती है खून से लिपटे हुए हाथ को। खून ज्यादा नहीं निकले थे, जिस वजह से हाथ को कपड़े में पहुंचते ही हाथ में खून के बहाव कम होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर छेद में खून गिरते ही छेद में हलचल होनी शुरू हो जाती है और अद्भुत रूप से किताब में लगे हुक अपने आप से ही खुल गया। किताब के खुलते ही उससे एक झलक लाल रोशनी निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। किताब को खुलता देख ब्रह्मांशी के चेहरे में एक मुस्कान सा गई थी, क्योंकि आखिर में उसकी मेहनत रंग जो लाई थी। ब्रह्मांशी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आराध्य देव ब्रह्म जी के नाम लेते हुए किताब के पन्ने पलटने लगता है। किताब के पहले पन्ने में ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 19 अगस्त 2014। 19 अगस्त 2014। अपने आप से सवाल करती है ब्रह्मांशी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती है। अपने अंदर उठे सवालों के जवाब के लिए ब्रह्मांशी उसके आगे पढ़ने लगती है। मैं हर्षवर्धन राजपूत इस किताब को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ साझा करना है। जो भी बातें इस किताब में लिखी गई है शायद से किसी भी राजपूत सदस्य को इस बारे में मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखी गई है वो गोपनीय से गोपनीय है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो मतलब तुम राजपूत के ही वंशधर हो और मुझे नाज है कि तुमने इस खंडहर नुमा किले में आने की जहमत उठाई है। नहीं तो आजकल के वंशधर तो इसे एक खंडहर ही समझते हैं। खैर मैं मुद्दे के बात पर आते हुए तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो मतलब मैं मर चुका हूँ। अगर तुम इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें राजपूत घराने के नियम को जानना होगा। मुझे पता नहीं है कि तुम मायावी शक्तियों के दुनिया में प्रवेश किए हो या फिर नहीं, लेकिन हमारे राजघराने के लोगों के पास मायावी शक्तियाँ होती है। सिर्फ हमारे राजघराने में ही नहीं बल्कि और भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कलियुग में भी मायावी शक्ति मौजूद है। हमारी राजपूत वंश बहुत पुराना है जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा, लेकिन तुम इतना समझ लो कि हमारे इस वंश पर 7 ऐसे दायित्व है जिन्हें हमें मरते दम तक पूरा करना पड़ेगा, और उनमें से पहले दायित्व के बारे में इस किताब में तुम्हारे साथ साझा करूंगा। जब भी हमारे वंश में नए राजा की चुनाव किया जाता है तो सबसे पहले उसके खून की निरीक्षण की जाती है कि वो कितना शुद्ध है, क्योंकि जितना शुद्ध खून होती है उतना शक्तिशाली उसकी ताकत होती है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राजा को ही यह हक होता है कि वो इस राजघराने और इसके रहस्य के बारे जान सके, लेकिन खेद की बात है मेरा सबसे बड़ा बेटा यशवर्धन इस जिम्मेदारी को उठाने की इच्छुक नहीं है। इसी कारणवश मजबूर हो मुझे सारे रहस्य को किताबों के पन्नों में उकरने पड़ रहे, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। इतना पर जैसे ही अगले पन्ने में जाने वाली थी उसी वक्त किसी ने उसको कॉल किया। कॉल आते देख ब्रह्मांशी चिढ़ते हुए फोन के ओर देखती है तो उसके मुंह से अनायास ही निकाल पड़ती है, इन्होंने क्यों मुझे याद किया? किसने किया था वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को कॉल? ऐसे कौन से रहस्य को साझा करने वाले वर्धमान के दादा हर्षवर्धन जी? ऐसे कौन से 7 दायित्व है जिन्हें राजपूत वंश को निभाने पड़ेंगे? CH10 वर्धमान के ससुराल वाले, इन्होंने मुझे कॉल क्यों किया? ब्रह्मांशी अभी अभी आई कॉल के ओर देखते हुए अपने आप से कहने लगती है। असल में यूं अचानक से ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान को किसी और ने नहीं बल्कि हरिचंद्र राय जी ने ही कॉल किया था। यूं अचानक से टोके जाने पर ब्रह्मांशी को काफ़ी चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आज ऐसे ही हालत के जायजा लेने के आने वजह से उसे कुछ खास पता चल सकता है। असल में ब्रह्मांशी को इतना तो पता चल चुका था, अगर उसे इस समय के हिसाब से धरती पर जीना है तो फिर उसे पैसे की उसे सख्त जरूरत है। पैसों के सिलसिले में ही उसने वर्धमान के हिस्से में आने वाले जायदादों की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ पर आने से उसे कुछ और ही मिल जाएगा।
और जब ब्रह्मांशी इस समय के मानव जीवन के रहस्य को उद्घाटन करने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे हरिचंद्र राय जी का कॉल आ गया। अपने हाथ के किताब को बंद कर ब्रह्मांशी कॉल रिसीव करती है। जमाई राजा, आप कहाँ पर है? हरिचंद्र राय जी हड़बड़ाते हुए ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान से सवाल पूछते हैं। उनके आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी के प्रेशर में आकर उसे कॉल कर चुके हैं। काका सा, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ। ब्रह्मांशी बड़े ही धीरज के साथ हरिचंद्र राय जी को अपनी सफाई देती है। ब्रह्मांशी किसी से भी कुछ भी साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुका था कि उसे मतलब वर्धमान को कोई भी पसंद नहीं करता है। जमाई सा, जल्दी घर आ जाए, आपके चाचा ससुर आए हुए हैं। क्या ससुर? मतलब चाचा ससुर? ब्रह्मांशी से कपकाते हुए हरिचंद्र राय जी से कहती है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो उसे अपने इस नए शरीर के हिसाब से जीवन के पहलू को समझने में मुश्किलें हो रही थी, और अब ऊपर से यह चाचा ससुर। अपनी बात और हालात को संयमता के साथ समझने के लिए ब्रह्मांशी हरिचंद्र राय जी से दोबारा से कहने लगती है, जी हाँ चाचा जी, आप उनकी खातिरदारी करिए, हम अभी आते हैं। इतना कह ब्रह्मांशी अपना कॉल कट कर देती है। अपने हाथ में पकड़े रहस्यमयी किताब के ओर देखती हुए वो अपने आप से कहने लगती है, लेकिन वर्धमान के यादों में तो मुझे उसके ससुराल वालों की यादें दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने इस नई दुविधा के साथ ब्रह्मांशी किले से बाहर आ जाती है। रात के 10 बज चुके थे। चारों ओर काली घनी अंधेरा पसरे हुई थी। वो तो अच्छा है कि सरकार ने सोलर लाइट्स लगवा रखे हैं रास्ते के बीच बीच में, और इन्हीं काली घनी रातों के बीच ब्रह्मांशी अकेली चली जा रही है। रात होने के वजह से सड़कों पर गाड़ियां मिलना भी मुश्किल हो चुकी थी। ब्रह्मांशी किले के रहस्यों में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चल कब सूरज ढल चंद्र देव आसमां में आ गए थे। थोड़ी और दूर यूं ही चलने के बाद आखिर में उसे एक टैक्सी वाला दिखाई पड़ ही जाती है और वो अपने चाचा ससुर से मिलने के लिए रवाना हो जाती है। ब्रह्मांशी, जिसने अपने हर जीवन काल में एक वैराग्य का जीवन जिया है, उसे यूं अचानक से गृहस्थी के इन झंझटों से डर लगने लग गया था। पहले से ही उसे अपने इस नए जीवन में उसे बहुत ही ज्यादा असहज महसूस होती है, क्योंकि इस बार वो किसी महिला के शरीर में प्रवेश न करके किसी पुरुष के शरीर में जो प्रवेश कर चुकी है। अब उसके असहजता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके मतलब कि वर्धमान के ससुराल वाले प्रकट हो चुके हैं। इन्हीं सब विचारों के बीच फंसी हुई ब्रह्मांशी बांग्लोआ पहुंचती है। अपने शरीर को झाड़ते हुए ब्रह्मांशी गेट से होते हुए अंदर की ओर जाने लगती है। पुश्तैनी किले और फैक्ट्री के अंदर जाने के वजह से ब्रह्मांशी धूल से नहा चुकी थी, जिस बारे में उसे तनिक भर की भी शंका नहीं थी। जैसे ही ब्रह्मांशी अपने कदम घर के अंदर रखती है, वैसे ही उसकी स्वागत किसी के आपत्तिजनक शब्दों से होती है। ना जाने कहाँ से आया है, पूरे बदन में धूल लगा के आया है, मुझे तो शर्म आता है इसे अपने घर के दामाद कहते हुए। राजगीर रनावत अपने हाथों से अपने नाक को ढकते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देखते हुए कहते हैं। राजगीर रनावत के आंखों में वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के लिए साफ साफ नफरत और घृणा दिखाई जा सकती है। वैसे भी वर्धमान के प्रति नफरत होना उनके लिए जायज भी है, क्योंकि पूरे रनावत घराने में कोई भी वर्धमान को ईशा के पति के हिसाब से नहीं मानता है। वो तो गुरु जी के कहने पर ईशा के दादाजी विक्रम रनावत ने अपनी लाडली पोती की शादी वर्धमान से करवाई थी, लेकिन अंदर से तो खुद विक्रम रनावत भी वर्धमान को अपने घर के दामाद नहीं मानते हैं। इसी वजह से अपने शादी के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी वर्धमान अपने ससुराल से दूर इस सुनसान बांग्लो में रहता था। वही राजगीर रनावत के ओर देखते ही ब्रह्मांशी को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। एक पवित्र और दिव्य आत्मा होने के वजह से बिना किसी शक्ति स्तर के भी ब्रह्मांशी राजगीर रनावत के शरीर के ओर देखते ही बता सकती है कि राजगीर रनावत मायावी दुनिया की एक साधक है, जिनका शक्ति स्तर अनाहत चक्र के 7वें स्तर पर है। ब्रह्मांशी अपने ही हैरत में थी कि उसे वापस से राजगीर रनावत टोकते हुए आगे कहने लगते हैं, अपना सामान पैक कर लो, पिताजी ने तुम्हें रनावत हवेली पर याद किया है, जल्दी करो, हमें निकलना भी है। राजगीर रनावत बड़े ही रूखे अंदाज के साथ वर्धमान से कहते हैं। उनके आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरह से अपने गुस्से को निगल कर कह रहे हैं। आधे घंटे बाद वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी राजगीर रनावत के साथ गाड़ी में थी। उसने अपने साथ कुछ खास चीजें नहीं लाई थी, बस कुछ पहनने के लिए कपड़े और वो रहस्यमयी किताब और कुछ आजू बाजू के चीजें। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद दोनों ही रनावत हवेली पहुंच जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मांशी रनावत हवेली को देखती है तो उसके आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि यह हवेली कम किसी राजमहल ज्यादा लग रहा था। दोनों ही जैसे ही अंदर जाते हैं तो उस समय ब्रह्मांशी को चीज की अनुभूति है, उससे उसकी दिल दहल जाती है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर मायावी शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर साधकों ने अपनी निवास क्षेत्र बना लिया हो। चारों ओर के वातावरण में मायावी शक्ति की प्रवाह चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कलयुग के इस पापी दुनिया में भी मायावी दुनिया के साधक मौजूद होंगे।
लेकिन ब्रह्मांशी के अंदर एक अलग ही चिंता थी और वो यह थी कि यह साधक अच्छे भी है या नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों के साथ अपने सम्मानीय चाचा ससुर राजगीर रनावत के साथ वो हवेली के अंदर चली जाती है। जैसे ही ब्रह्मांशी अंदर घुसती है, उसकी हालत डर के मारे पतली हो जाती है, क्योंकि हवेली के अंदर वर्धमान के ससुराल वाले एक एक करके हॉल पर उसके स्वागत के लिए जो बैठे थे। हॉल पर 3 औरतें थे जिनके उम्र यही 50 से 55 तक की होगी, और वही 3 आदमी थे जिनमें में से एक आदमी की उम्र लगभग 75 साल की होगी, लेकिन चेहरे के तेज उनके बारे में कुछ और ही बताती है। वही बाकी दोनों में से एक करीब यही 55-56 के करीब के होंगे और तकरीबन 50 के होंगे। जैसे ही राजगीर रनावत और ब्रह्मांशी उनके सामने जाते हैं, राजगीर उस उम्रदराज आदमी के पेट छूते हुए कहने लगता है, पिताजी ले आया आपके निठल्ले दामाद को। वही विक्रम रनावत अपने चेहरे के दाढ़ी को सहलाते हुए वर्धमान के ओर अपने पैने नजरों से देखते हैं और बड़े ही भारी आवाज में कहते हैं, वर्धमान। वही विक्रम रनावत के पैनी आंखों से इतनी तेज निकल रही थी जिसके भारीपन को ब्रह्मांशी साफ साफ महसूस कर सकती थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ब्रह्मांशी को इतना तो पता चल चुका था कि पूरी की पूरी रनावत खानदान ही मायावी शक्तियों के अधिपति है। घर के हर एक सदस्य के पास मायावी शक्ति है। वही उसे यह भी मालूम चल चुका था, हॉल में बैठे बाकी लोगों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली विक्रम रनावत है। वही विक्रम रनावत अपने चेहरे में बिना किसी भाव से उससे वापस से कहने लगते, देखो मैं सीधे ही मुद्दे पर आता हूँ। आज से तुम इसी हवेली पर रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर के दामाद के हिसाब से नवाजे जाओगे। इतना कह वो चुप हो जाते हैं। तुम इस घर में रहोगे जरूर, लेकिन मास्टर बेडरूम में नहीं, बल्कि तुम नौकरों को दिए जाने वाले कमरे में रहोगे। अपने ससुर जी के चुप होते ही ईशा की मां अनुराधा जी अपने गुस्सेल आंखों से वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देखती हुई कहती है, तुम्हारा खान पान सब कुछ अलग होगा। तुम कहने के लिए यहाँ पर रहोगे, लेकिन कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। इस बार वापस से विक्रम रनावत अपने आंखों में गुस्सा और घृणा लेते हुए ब्रह्मांशी से कहते हैं। वही ब्रह्मांशी इन सब के व्यवहार को देख इतना तो समझ गई थी कि वर्धमान के ससुराल वाले वर्धमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों हवेली में रहने के लिए बुलाया है। वही घर विक्रम जी के आदेश से एक नौकर आ वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को उसके कमरे तक ले जाते हैं। कमरा कुछ खास नहीं था, वहां पर एक बिस्तर, एक टेबल और एक अलमीरा थी, साथ ही एक अटैच बाथरूम। कमरे के अंदर जा टेबल पर अपने साथ लाए सामान को रख ब्रह्मांशी उबासी लेनी लगती है। दिन भर के भाग दौड़ ने उसे थका जो दिया था, और वैसे भी आखिर में है तो एक इंसान ही। क्यों रनावत परिवार ने वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को हवेली पर बुलाया है? क्या रनावत परिवार कभी वर्धमान को अपने दामाद के हिसाब से अपना पाएंगे? क्या अपने परिवार वालों की तरह ईशा भी वर्धमान से नफरत करती है? जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।